नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है कौन सा है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये हमारा टॉपिक है, इसका हम आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट टू आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने पार्ट 1 की क्लास नहीं देखी है वो लोग क्या करेंगे, आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक देख सकते हैं। आपको जिस भी ज्योग्राफी क्लास का आपको लिंक चाहिए वो आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में हमने देखी आपको कौन कौन से टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए थे। जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द मानसून सिस्टम आपका पढ़ा दिया गया है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, ये भी पढ़ा दिया गया है। अगला जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ा दिया गया है। और जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज बॉक्साइट माइका, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। और आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है हमारा पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन सभी लोग पहले लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। देखिए जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम आपकी क्या लेके आएंगे, लाइव क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, लाइव क्लास में वो पढ़ाने का मजा ही अलग होता है। ठीक, लाइव क्लास में आने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहला हमारा क्या है, पावर रिसोर्सेज। इंडियाज पावर जनरेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इंडिया की जो पावर जनरेशन है वो डिपेंड करती है बहुत सारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, मतलब जिसे कहा जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, गैर परंपरागत रिसोर्सेज। ठीक है, ऊर्जा के जो सोर्सेज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड, अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन और इनके पोटेंशियल को समझने के लिए एसेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। द पावर सेक्टर हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। चलिए तो देखेंगे थर्मल पावर। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, थर्मल पावर। थर्मल पावर के बारे में देखेंगे तो शेयर कितना है, 55 to 60% टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का। फ्यूल रिसोर्सेज क्या है, कोल, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन है, कोल। इसके बाद में नेचुरल है और नेचुरल गैस है और डीजल है। मेजर थर्मल पावर स्टेशन कैसे है, कहाँ पे है? देखिए सबसे पहला हमारा क्या, कोल बेस्ड, यानी कि जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। ये बिजली बनाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बाय कोल, यानी कि कोयले का उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे विंध्याचल है मध्य प्रदेश में, लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ा है। मुंद्रा है गुजरात में, तालचेर उड़ीसा, सिंगरौली उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो रही है किससे, कोयले से सबसे ज्यादा यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब देखेंगे रामागुंडम, ये तेलंगाना में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कोयले से बिजली बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा गैस बेस्ड। अब देखेंगे गैस बेस्ड, जहां पर गैस का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। सबसे पहला क्या हमारा, कवस एंड गांधार, ये कहाँ पे, गुजरात में। अंटा एंड औरैया उत्तर प्रदेश में, ददरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये रिलायबल है, एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, बेस्ड लोड सप्लाई है, यानी कि जितना ज्यादा लोड होगा उतनी ज्यादा हम सप्लाई करेंगे, जितना कम लोड होगा उतनी ही कम सप्लाई यहाँ पर होगी। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, एंड कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि कोल यानी कि कोयले को लाने और ले जाने में सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट होती लगती है। थर्मल पॉपुलेशन इससे बढ़ती है। ठीक है, चलिए मतलब ये क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी क्रिएट होती है ना, हीट हीट बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना है, 12 to 13% इसका शेयर है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। और इसका पोटेंशियल कितना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टिमेटेड एट 1,50,000 मेगावाट।
मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, देखिए मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, बड़े-बड़े डैम्स को बनाकर नीचे टरबाइन लगाया जाता है और टरबाइन पे क्या किया जाता है, पानी गिराया जाता है। अब ये टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन जैसे-जैसे घूमता जाएगा, वैसे-वैसे बिजली जनरेट होगी और उस बिजली को क्या किया जाता है, एक जनरेटर में या फिर एक ट्रांसफार्मर में स्टोर करके रख लिया जाता है, वही उपयोग की जाती है। अब देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या टिहरी डैम है और हाईएस्ट इन इंडिया है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट भी इसी के अंडर में आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा है, झाकरी है। फिर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है और श्रीशैलम है। कर्नाटक में कौन सा, शरावती वैली प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु में मेट्योर है और केरला में इडुक्की है। अब देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनको इसके साथ मिक्स कर दिया जाएगा, इनको इसके साथ मिक्स कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा मैचिंग के लिए। अगर मैचिंग के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो फिर क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि क्या सही है, क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या गलत है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि किसके लिए है, तब आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक, अब देखेंगे इसका एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें तो क्लीन एनर्जी है, मल्टीपल यूज है, इसका बहुत कई बार यूज कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल में भी इसका उपयोग होता है और ये रिन्यूएबल है, मतलब पानी कभी ना खत्म होने वाली चीज है, तो ये हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो हाई इनिशियल कॉस्ट है, एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज क्रिएट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सीजनल वेरिएशन भी इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई अब बारिश नहीं हुई, अब बारिश तेज हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए आगे देखेंगे न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करेंगे तब क्या होगा, न्यूक्लियर पावर की हम बात करेंगे तो शेयर इसका कितना, अप्रोक्सीमेट 2 to 3% टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया कहाँ कहाँ पर, जैसे महाराष्ट्र तारापुर में, राजस्थान रावत भाटा यानी कि कोटा, तमिलनाडु में कलपक्कम है और कुडनकुलम है, ये सबसे बड़ा है। फिर कर्नाटक में कैगा है, गुजरात में काकरापार है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है। फिर रॉ मटेरियल इसके लिए जो यूज होता है, यूरेनियम जो कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड और आंध्र प्रदेश। थोरियम केरला, तमिलनाडु और झारखंड में। एडवांटेजेस क्या है, हाई एनर्जी आउटपुट है, स्मॉल फ्यूल रिक्वायरमेंट है एंड लो रनिंग कॉस्ट इसमें लगता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज ये क्रिएट करता है, सेफ्टी कंसर्न इसमें बहुत ज्यादा सेफ रखने की जरूरत होती है अपने आप को, और हाई कैपेसिटी कैपिटल कॉस्ट, यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसको बनाने के लिए कैपिटल कॉस्ट मतलब पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे इसका शेयर कितना है, अप्रोक्सीमेट 25 to 28%। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी रैपिडली ग्रोइंग, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा जो अभी ग्रो हो रही है, यही हमारी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। अब देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या, सोलर पावर। सोलर पावर मेजर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे, भाटला सोलर पार्क ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। पावागढ़ सोलर पार्क ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। हाई पोटेंशियल स्टेट्स कौन कौन से हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। विंड पावर जैसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, पवन चक्की, किस नाम से, पवन चक्की आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। लीडिंग स्टेट्स कौन कौन सा है, जैसे तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। मेजर एंड विंड फार्म्स इन कोस्टल एंड एलिवेटेड एरिया, मेजर कहाँ पर लगाए जाते हैं, विंड फार्म्स कोस्टल एरियाज पे और एलिवेटेड एरियाज में सबसे ज्यादा ये लगाए जाते हैं, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, खुला मैदान है वहां पर। ठीक, अगला है अदर रिसोर्सेज, क्या है, जैसे बायोगैस है, बायोमास है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल है। जियोथर्मल जो क्या है हमारी, ये थोड़ा सा लिमिटेड है। अगला है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में जैसे क्लीन है, रिन्यूएबल है और डिसेंट्रलाइज है, जनरेशन है, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इंटरमिटेंट सप्लाई है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, स्टोरेज चैलेंजेस है, स्टोर करने की जगह यहाँ पे नहीं है इसको। ठीक, अगला देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे, मेजर क्रॉप्स देखेंगे एंड रीजन्स, मेजर क्रॉप्स एंड रीजन्स की अगर हम बात करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि जिसे हम बोलते हैं खेती करना, ये क्या है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। क्या है, बहुत बड़ा व्यवसाय है, यानी कि जिसे कहा जाता है मुख्य व्यवसाय भारत का क्या है, कृषि है। भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, भारत एक हमारा क्या है,
कृषि प्रधान देश है, यानी कि सबसे ज्यादा जो जनता है वो हमारी क्या करती, खेती ही करती है। क्या करती है, खेती करती, किसानी करती है। ठीक, एम्प्लॉइंग नियरली 55 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो 55 to 60% तक का ये क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। इंडिया डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ, इंडिया के अंदर क्या डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो अलाउ करती है किसको, कल्टीवेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह की फसलों का उगना यहाँ पे होता रहता है। अंडरस्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बेस्ड ऑन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, अब क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के आधार पर अगर हमें इसे समझना है तो सॉइल टाइप्स एंड रेनफॉल इज क्रूशियल फॉर एग्जामिनेशन। अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सॉइल टाइप्स और रेनफॉल को सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, राइस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, राइस। राइस में क्या, ये कौन सी होती है, हमारी खरीफ की क्रॉप होती है। राइस कौन सी होती है, हमारी खरीफ की क्रॉप होती है। रिक्वायरमेंट्स इसको क्या क्या होती है, इसको रिक्वायरमेंट्स होती है हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी, रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर, एलुवियल और क्ले लूमी सॉइल, लूमी सॉइल मतलब चिकनी चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है इसको। ठीक है, इसके बाद में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या है, जैसे ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टाइक रीजन, डेल्टाइक रीजन जैसे हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ना, सुंदरबन का डेल्टा, वहां पर तो सबसे ज्यादा ये क्या, चावल की खेती के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस और यहाँ पे जो है आपको बता दिए गए। अगला हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा वीट। वीट किस में आ जाता है, हमारा वीट हमारा रबी की क्रॉप में आ जाता है। वीट हमारा रबी की क्रॉप में आ जाता है। अब देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या 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 होती है, जैसे कूल ग्रोइंग सीजन, मतलब इसके लिए ठंडी की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वार्म राइपिंग पीरियड, जो यानी कि जब पक रहे हो तब इसको गर्म मौसम चाहिए होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है 50 to 75 सेंटीमीटर तक। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए कौन सी, जलोढ़ मृदा के उपयोग जिसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। क्या कहा जाता है इसे, एलुवियल सॉइल की इसे जरूरत होती है। ठीक है, चलो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार, ये क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। इंपॉर्टेंट रीजन्स की अगर हम बात करें तो गंगा सतलुज प्लेन है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये क्या है, इंपॉर्टेंट रीजन है, ये क्या इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शुगर केन, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, शुगर केन। देखिए शुगर केन की अगर हम बात करें तो शुगर केन क्या है, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री, रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 75 to 150 सेंटीमीटर, एलुवियल और ब्लैक सॉइल की इसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी में जरूर मिलेगा। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है, यूपी है, सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार। इंपॉर्टेंट रीजन की बात करेंगे तो सतलुज गंगा प्लेन है, डेक्कन प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, गन्ने की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कॉटन। कॉटन का प्रोडक्शन देखेंगे ये किस में आ जाता है, खरीफ की क्रॉप में। इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, लाइट रेनफॉल मतलब कम वर्षा वाला क्षेत्र है, मतलब इसको बारिश ज्यादा नहीं चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश इसके लिए बहुत होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब फ्रॉस्ट फ्री डेज बारिश वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल रेगुर आइडल, मतलब जिसे कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी, इसे ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी इसे कहा जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करें तो ब्लैक सॉइल बेल्ट ऑफ डेक्कन, गुजरात प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, यहाँ पर
ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में कौन सा था, जूट। क्या है, जूट। रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो हाई टेम्परेचर चाहिए उसका होता है इसे, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर। एलुवियल सॉइल इन डेल्टा रीजन। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, आपकी एलुवियल सॉइल है। वो क्या है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है। अगला है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल है। लार्जेस्ट डोमिनेट्स प्रोडक्शन है बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय। फिर इंपॉर्टेंट रीजन्स कौन कौन से हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, स्पेशली हुगली बेसिन। कौन से, हुगली बेसिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टी प्लांटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, टी प्लांटेशन क्रॉप। देखो टी, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि हवा में इसमें नमी होनी चाहिए। रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, हिल स्लोप एंड प्रिफर्ड। मतलब यहाँ पर ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र होता है नीचे से, तो यहाँ पर ये सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पर खेती की जाती है, इसके लिए, टी के लिए। अब क्या चाहिए इसको, इसे भी एलुवियल सॉइल की जरूरत होती है, चिकनी मिट्टी। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो असम सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट ओवर 50% मोर प्रोडक्शन। वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु है और केरला है। इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वैली है, दार्जिलिंग है, नीलगिरीज है, नीलगिरीज के हैं, और कार्डमम की पहाड़ियां यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक। अगला देखेंगे कॉफी प्लांटेशन क्रॉप। कॉफी प्लांटेशन क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होती है, इसके रिक्वायरमेंट है वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, चिकनी मिट्टी चाहिए, हिल स्लोप यानी पहाड़ी इलाका होना चाहिए, बिटवीन 1000 to 1500 मीटर अल्टीट्यूड, यानी कि इतना ऊंचा पहाड़ होना चाहिए, तब जाके ये वहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन हो पाता है। कॉफी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, कुर्ग है। क्या है, कुर्ग। ठीक है। चलिए, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, जैसे कर्नाटका है, लार्जेस्ट 70% मोर प्रोडक्शन, केरला है और तमिलनाडु है। इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या होते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और नीलगिरीज की पहाड़ियां, बाबा भूदान की पहाड़ियां, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रीजन्स दिखाया गया है। ठीक। अगला देखेंगे मिलेट्स। मिलेट्स हमारे जैसे ज्वार है, बाजरा है और रागी। इनके लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, 50 to 100 सेंटीमीटर, लेस फर्टाइल सॉइल, यानी इसके लिए कम उपजाऊ जमीन चाहिए। फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब ये क्या, ये सूखा, इसको जो है सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर जो है यहाँ पे इसको उगाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। फिर इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करें, ड्राई एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ इंडिया के बाद जो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, देखेंगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है। चलिए तो देखते हैं, आज इसको खत्म कर देते हैं, मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ इंडिया, या फिर इसको नेक्स्ट टर्न पे कराएं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाएगा, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है आपका कोई टॉपिक, तो ये काम करते हैं, दो टॉपिक जो है हम आपको नेक्स्ट टर्न पे कराते हैं। ठीक है, पार्ट 3 जब हम इसका लेकर आएंगे तब हम उसमें आपको कराएंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे टॉपिक नंबर 3, सॉरी पार्ट 3 लेकर आएंगे। पार्ट 3 में आपका जो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।